अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फेडरल बोर्ड। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसके लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। और लेक्चर 2 के अंदर जो है हम रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 के अंदर हमने रोल ऑफ लाइट को सीखा और ये रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। तो टॉपिक में रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पिगमेंट कहते किसे हैं, पिगमेंट का जो है वो कंसेप्ट क्या है। और जब हम नाम लेते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का तो इसका क्या मतलब होता है। तो पहले पिगमेंट को डिफाइन करेंगे। पिगमेंट जो है हर उस सब्सटेंस को बोला जाता है जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता हो। लाइट एनर्जी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस को हम पिगमेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, फिर वो वाले पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हो उनको हम नाम देंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो वाले पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो पिगमेंट कोई भी हो, खा वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता हो, वो केमिस्ट्री फिजिक्स डेली लाइफ में कहीं इस्तेमाल होता हो, पिगमेंट बहरहाल वो होगा जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है तो फिर उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहेंगे। डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लॉन्गर को, कुछ इंटरमीडिएट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट्स की लाइट एब्जॉर्ब करने की जो रेंज है वो डिफरेंट होती है। तो तमाम वो लाइट्स जो एब्जॉर्ब हो जाएं, पिगमेंट जिन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर ले वो वेवलेंथ्स डिसअपेयर हो जाती हैं, वो नज़र नहीं आती। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई लिहाजा अब आपको वो नज़र नहीं आएंगी, वो डिसअपेयर हो गई। और तमाम वो वेवलेंथ्स जो पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करता वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या फिर ट्रांसमिट हो जाएंगी। ट्रांसमिशन भी हो सकती है कि पास ऑन करके आगे चले जाएं, या फिर उनकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ज़्यादातर वो वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो आपको किसी पिगमेंट का जो कलर नज़र आता है ना, वो कलर जो है वो रिफ्लेक्टेड कलर होता है। वो वेवलेंथ जो नज़र आती है आपको रिफ्लेक्शन के बाद। एग्जाम्पल आप इसमें ले लें, जितने भी प्लांट्स हैं उनके लीव्स आपको ग्रीन कलर के क्यों नज़र आते हैं? उसकी वजह यह है कि प्लांट्स के जो पिगमेंट्स हैं वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो फिर क्या होता है, ग्रीन कलर के साथ, ग्रीन वेवलेंथ के साथ वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ग्रीन वेवलेंथ, ग्रीन कलर चूँकि रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज़ में जाता है और आपको उसका जो इम्प्रेशन है लीव्स का, जो विजुअल इम्प्रेशन है वो ग्रीन जाता है। आपका ब्रेन आपको वो ग्रीन रीड करके बताता है। तो वो कलर जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो नज़र नहीं आएगा और जो रिफ्लेक्ट होगा वो नज़र आएगा। एक चीज़ जो टोटली आपको ब्लैक नज़र आ रही होती है, इसका मतलब है वो पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर रही है और कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसलिए वो ब्लैक नज़र आती है। जो चीज़ें आपको वाइट नज़र आती हैं उसका मतलब ये होता है कि उसने कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं की और वाइट लाइट जो है वो उसी तरह रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। और जो चीज़ आपको रेड नज़र आती है उसका मतलब ये होता है कि बाकी तमाम जो 6 कलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, जबकि जो 7वां कलर है रेड वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो आपको वो चीज़ रेड नज़र आती है। अच्छा, तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं तो ये प्लांट सेल के अंदर कहाँ मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की लोकेशन देखें दूसरी हेडिंग में, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है उनके अंदर मौजूद होते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर वो ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन्स हैं, ग्रैनम बनता है, उसके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, उसमें थैलाकॉइड्स जो हैं वो स्टैक होते हैं, जुड़ते हैं, पाइल अप होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर ग्रैनम। जबकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको ग्रैना लैमिला भी बोलते हैं। हमने जो चैप्टर 1 है उसी के अंदर इसको सीख रखा है। नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो प्लांट्स के अंदर
हम प्लांट के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं इनको। तो प्लांट्स के अंदर दो बड़े ग्रुप्स हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के, उसमें से एक ग्रुप जो है वो क्लोरोफिल्स का है और दूसरा ग्रुप जो है वो कैरोटीनॉइड्स का है। तो प्लांट्स के अंदर फोटो पिगमेंट्स जो हैं वो दो टाइप्स के, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। अब अगला हमारा काम जो है वो वन बाय वन इन दोनों को लेके चलना है। तो सबसे पहले हम क्लोरोफिल्स को सीखेंगे। क्लोरोफिल्स को भी मैंने डिफरेंट हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है, तो तवज्जो से आपने इन सारी चीज़ों को सीखना है। क्लोरोफिल में सबसे पहली बात जो हमने जाननी है पहली सब हेडिंग में वो ये कि कौन सी वेवलेंथ्स हैं जो क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल जो है 4 वेवलेंथ्स 4 कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसमें वायलेट है, ब्लू है, अच्छा जी वायलेट है, ब्लू है, ऑरेंज और रेड है। अब इन चारों कलर्स के अंदर जो ब्लू और रेड है ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते हैं। ये 9th बायोलॉजी के अंदर भी आप सीख के आए थे। ब्लू और रेड जो है ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा जो वायलेट है और जो ऑरेंज है इनकी भी ठीक ठाक इंटेंसिटी में एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये चारों कलर्स जो हैं वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए और बी आगे हम टाइप पढ़ेंगे। तो चारों कलर्स जो हैं वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये देखना है कि कौन सी वेवलेंथ जो है रिफ्लेक्ट होती हैं, कौन सी हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होती। तो रिफ्लेक्टिव वेवलेंथ में देखें तो रिफ्लेक्टेड में ग्रीन और येलो ये दो ऐसे वेवलेंथ्स हैं, दो ऐसे कलर्स हैं जो लीस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, यानी इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये बहुत ही कम एब्जॉर्ब होते हैं। या तो ये ट्रांसमिट कर जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं, या रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो प्लांट्स आपको जो ग्रीन नज़र आते हैं उसकी वजह के ग्रीन कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। अब आप कहेंगे सर येलो कलर भी तो रिफ्लेक्ट होता है, तो लीव्स जो हैं वो येलो क्यों नहीं नज़र आते, ग्रीन ही क्यों नज़र आते हैं। तो उसकी वजह यह है कि एक कंसेप्ट और भी मौजूद है जिसको कलर मास्किंग कहते हैं। एक कलर जो है वो दूसरे कलर को मास्क कर सकता है। तो येलो कलर जो है वो लीस्ट एब्जॉर्ब होता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंसिटी में रिफ्लेक्ट होता है। तो ग्रीन कलर जो है वो येलो को मास्क कर देता है, एक तरह से छुपा देता है। तो हमें जो वो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर उनकी जो अपीयरेंस है वो ग्रीनिश नज़र आती है, उनके लीव्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं, बाकी पार्ट्स में वो नॉन ग्रीन भी होते हैं, स्टेम जैसे है। तो ग्रीन कलर जो है वो येलो को मास्क कर देता है, तो आपको ग्रीन ही रिफ्लेक्टेड नज़र आता है। तीसरी जो सब हेडिंग है वो ये कि टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स जो हैं वो कितने हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो दो टाइप्स हैं क्लोरोफिल की, एक जो है वो क्लोरोफिल ए है और दूसरी टाइप जो है वो क्लोरोफिल बी है। तो दोनों के बारे में जानते हैं। क्लोरोफिल ए जो है ना ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है तो ये सारे पिगमेंट्स, तो जो क्लोरोफिल ए है ये ब्लूइश ग्रीन है और ये तमाम प्लांट्स के अंदर, तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, सिवाय जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के भी दो ग्रुप हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता। उनको छोड़ के बाकी जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, खा वो प्लांट्स हैं या वो एल्गीज हैं, उन सब के अंदर जो है क्लोरोफिल ए जो है वो मौजूद होता है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, बी की, तो क्लोरोफिल बी जो है वो येल्विश ग्रीन है, येल्विश ग्रीन। और ये भी तकरीबन तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, सिवाय चंद है कि जो ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, इन तीन के अंदर जो है वो क्लोरोफिल बी मौजूद नहीं होता। बाकी तमाम के अंदर जो है वो क्लोरोफिल बी भी मौजूद होता है। तो क्लोरोफिल ए खाली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में एब्सेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो कुछ एल्गीज के अंदर भी एब्सेंट है, जैसे ब्राउन एल्गी में नहीं होता, रेड एल्गी में नहीं होता। अच्छा, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही दो टाइप्स जो हैं वो क्लोरोफिल की पाई जाती हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल की कुछ और टाइप्स भी हैं जो कि एल्गी में पाई जाती हैं। तो एल्गी में पाई जाने वाली कुछ और क्लोरोफिल की टाइप्स में क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है और क्लोरोफिल ई है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनका एक यूनिक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है, ये यूकैरियोट्स के क्लोरोफिल से मैच इतना नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के अंदर, बल्कि फंक्शन जो है इसका भी वही है जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल का है। तो ये थोड़ा सा यूनिक है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और ये बैक्टीरिया के अंदर ही पाया जाता है।
ये क्लोरोफिल की टाइप्स थी, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ी। चौथे नंबर के ऊपर जो हेडिंग है क्लोरोफिल से रिलेटेड वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो प्लांट्स में भी हमने देखा दो क्लोरोफिल हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, तो क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो C55H72O5N4Mg, और जो क्लोरोफिल बी है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप देखें तो वो C55H70O6N4Mg। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर डिफरेंस जो है वो आपने नोट करना है, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ख़ासतौर पे एंट्री टेस्ट टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो स्पेशली ये चीज़ है जो नोट करने वाली है। अब फ़र्क देखें तो दो हाइड्रोजन का फ़र्क है, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए है उसमें दो हाइड्रोजन जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो H72 है, तो दो हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा हैं। अगर आप ऑक्सीजन का फ़र्क देखें तो जो क्लोरोफिल बी है उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो ज़्यादा है। तो इनमें जो फ़र्क है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखें तो क्लोरोफिल जो ए है उसमें दो हाइड्रोजन ज़्यादा, एक ऑक्सीजन कम, जबकि क्लोरोफिल बी में जो है तो दो हाइड्रोजन कम है जबकि एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी जो कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का नंबर सेम है। नंबर 5 पे पांचवी जो हेडिंग है क्लोरोफिल से रिलेटेड, वो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ही है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है इसी के ऊपर पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल के जो है वो दो हिस्से किए जाते हैं बेटा। एक क्लोरोफिल का हेड पार्ट है और हेड एक ही है, और इसके अलावा क्लोरोफिल की दो टेल्स होती हैं। क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी हो, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, थोड़ा सा फ़र्क है। तो दोनों के अंदर एक हेड मौजूद है और दो टेल्स मौजूद हैं। तो चलें हेड और टेल को अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हेड का। तो जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के हेड को हम विजुलाइज करें, हेड के स्ट्रक्चर को देखें, तो जो हेड है ना उसको पोरफायरिन का नाम देते हैं। एक पोरफायरिन रिंग मौजूद है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। एक एक यहाँ पे जो लाइन है वो एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पोरफायरिन रिंग जो है ये हेड बनाता है। हेड इज मेड ऑफ पोरफायरिन रिंग, और पोरफायरिन रिंग के अंदर जो है उसके सेंटर पे, जारी बात है वो रिंग है उसका एक सेंटर बनेगा, तो पोरफायरिन रिंग के सेंटर के ऊपर मैग्नीशियम जो मेटल है उसका कैटाइन मौजूद होता है। मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। मैग्नीशियम जो है वो डाई कैटायोनिक है, यानी इसके ऊपर जो है जो चार्ज है वो +2 का आता है, पॉजिटिव 2 चार्ज है। तो ये मैग्नीशियम कैटाइन सेंटर के ऊपर मौजूद होता है। ये भी इंतहाई अहम बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है किसका आयन है, तो मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है। अच्छा, पोरफायरिन रिंग की मज़ीद बात करें तो पोरफायरिन रिंग के अंदर मज़ीद 4 पायरोल रिंग्स मौजूद होते हैं। पोरफायरिन बनता है पायरोल से। एक ही पोरफायरिन रिंग है जो हेड के अंदर मौजूद है, लेकिन एक पोरफायरिन रिंग जो है मज़ीद 4 जो है वो पायरोल रिंग से मिलकर बना है। ये एक और एमसीक्यू है। 4 पायरोल रिंग्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आपको स्क्रीन के ऊपर डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है। पूरा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम हेड को लोकेट करेंगे, तो ये पोरफायरिन जो पोरफायरिन का बना हुआ हेड है, ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर आपको हेड के अंदर पोरफायरिन का नज़र आ रहा है। अब इस पोरफायरिन के अंदर 4 पायरोल रिंग जो है वो मौजूद हैं। हमने उन 4 पायरोल रिंग्स को लोकेट करना है, तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। ये नंबर 1 के ऊपर पहला रिंग है, और दूसरा रिंग जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरफ से उसको लेबल करेंगे। ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो 4 जो है वो पायरोल रिंग्स जो है वो मौजूद हैं इस पोरफायरिन हेड के अंदर। आपको सेंटर के ऊपर पोरफायरिन जो हेड है उसका जो रिंग बना है उसके सेंटर के ऊपर मैग्नीशियम एटम भी नज़र आ रहा होगा। तो ये अब आपने देख लिया कि हेड क्या है, उसमें पोरफायरिन का रिंग क्या, और उस पोरफायरिन के अंदर लगे हुए 4 पायरोल रिंग्स। मज़ीद आगे पॉइंट्स को देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हर जो पायरोल रिंग है
उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और एक नाइट्रोजन एटम मौजूद है। ये बातें भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। एक पायरोल रिंग जो है 4 कार्बन एटम से बना है और एक नाइट्रोजन एटम उसके साथ उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। चले इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ चूँकि 4 पायरोल रिंग हैं तो किसी एक पायरोल रिंग को हम मार्क कर लेते हैं। चले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 2 कार्बन हो गया इसका, ये जो है कार्बन नंबर 3 हो गया और दिस इज़ कार्बन नंबर 4। तो ये 4 कार्बन हो गए पायरोल रिंग के और ये पांचवा जो इसका कार्नर है वहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है। तो एक पायरोल रिंग जो है वो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अगर इसको अलग से आपने ड्रॉ करना हो तो इस तरह से कुछ ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, बल्कि इसको विजुलाइज करवा देते हैं थोड़ा सा। अलग से पहले नाइट्रोजन बना लेते हैं ताकि लाइनें इसको टच ना करें। उस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब ये जो नाइट्रोजन है ये एक है और बाकी जो 4 कोने हैं वो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करें। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। तो इस तरह से एक पायरोल रिंग जो है उसको अलग से ड्रॉ करें तो रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 कार्बन एटम्स है और एक नाइट्रोजन एटम है। ये चीज़ भी हमने देख ली। नेक्स्ट पॉइंट को देखें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो नाइट्रोजन एटम है पायरोल रिंग्स के वो सेंट्रल जो मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम आयन है, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसके साथ जो आयोनिक इंटरेक्शन है वो होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो डेवलप होती हैं। यहाँ पे आप देखें गौर से तो सेंटर के अंदर आपको मैग्नीशियम एटम जो है वो नज़र आ रहा है, या उसका कैटाइन। और जो नाइट्रोजन एटम्स हैं, 4 नाइट्रोजन एटम्स 4 पायरोल रिंग से आने वाले वो जो है वो कलेक्टिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं उसी मैग्नीशियम के साथ। अगर पूरे पार्ट को मैं हाईलाइट कर दूं तो ये आपको हाईलाइटेड वे में नज़र आ रहा है। सेंटर के ऊपर मैग्नीशियम, उसके साथ 4 नाइट्रोजन एटम्स, हर नाइट्रोजन एटम एक पायरोल रिंग से आ रहा है। ये चीज़ भी आपने विजुलाइज कर ली। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमें बताता है कि जो पायरोल रिंग्स हैं उनके अंदर कुछ और ग्रुप्स जो हैं वो भी साथ अटैच फॉर्म में हो सकते हैं। तो पायरोल रिंग्स आल्सो कंटेन डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड देम, उनके साथ साइड के ऊपर जो है वो अटैच्ड ग्रुप हो सकते हैं। वो भी आप विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आपको मैं अगर मार्क कर दूं तो यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप जो है मार्क है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप है। इसी तरह यहाँ जो पायरोल नंबर 1 है, पायरोल नंबर 1 जो है वहाँ पे भी CH3 हो सकता है। अगर क्लोरोफिल A हो तो वहाँ पे CH3 लगा होता है, और अगर क्लोरोफिल B हो तो इस के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर जो है वो CHO लगा होता है। CHO क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड आपने केमिस्ट्री के अंदर सीखा था कि एल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, एक तरफ लाजमी H मौजूद होता है जबकि दूसरी साइड किसी और एटम के साथ अटैच्ड होती है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको शॉर्ट करके आप CHO लिखते हो। तो जो पायरोल रिंग 1 है, सॉरी पायरोल रिंग 2, 1 मैंने गलती से बोल दिया। जो पायरोल रिंग नंबर 2 है उसके कार्बन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है तो क्लोरोफिल A है, और अगर वहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं लगा बल्कि एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है वो फिर क्लोरोफिल B है। इतना ही फ़र्क होता है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B के जो फंक्शन है उसमें। यहाँ से आप देख लें कि अगर क्लोरोफिल A लगा हो तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाते हैं और 1 ऑक्सीजन कम हो जाता है, और अगर क्लोरोफिल B हो तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम जबकि 1 ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है जब आप मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप को कंपेयर करते हो, जिसको अर्लियर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये डिफरेंस देखा था। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी यही था, उसको भी मैंने आपको डायग्राम के अंदर समझा दिया क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ओनली डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B में जो क्लोरोफिल A है वहाँ मिथाइल ग्रुप लगा होता है सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर, जबकि क्लोरोफिल A में उसी जगह, क्लोरोफिल A में मिथाइल ग्रुप है जबकि क्लोरोफिल B में एग्जैक्ट उसी जगह पे मिथाइल ग्रुप की जगह लगा होता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो इनके स्ट्रक्चर में और कोई डिफरेंस नहीं है।
नेचर की बात की जाए तो हेड जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो हेड है वो किस तरह का है, तो हेड जो है इन दोनों का वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब फिलिक टू फाइल, टू लव, टू अट्रैक्ट। तो हाइड्रोफिलिक समथिंग दैट लव्स वाटर, हाइड्रोफिलिक समथिंग दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर। तो वाटर लविंग है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, वाटर को अट्रैक्ट करता है। तो ये नेचर है इसके हेड की। ये बात भी आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट के ऊपर जो हेडिंग है इसके हेड से रिलेटेड, क्योंकि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम हेड को देख रहे हैं, तो हेड से रिलेटेड लास्ट जो चीज़ है वो हेड का फंक्शन है। तो ये जो पार्ट है हेड का, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। जैसे ये पूरी पिगमेंट्स थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में है, तो ये जो है ये ज़रा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद होता है, क्योंकि इसने लाइट एब्जॉर्ब करनी होती है। तो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर होने के बजाय ये सरफेस की तरफ है, बाहर की तरफ है, कि ताकि जैसे ही बाहर से लाइट आए तो सबसे पहले इसके ऊपर पड़े, क्योंकि लाइट कैप्चरिंग, लाइट एब्जॉर्बिंग जो पार्ट है क्लोरोफिल का वो हेड है। हेड ने लाइट एब्जॉर्ब करनी होती है। आपको याद हो आपने ना 9th में फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ते हुए, यहाँ 11th के अंदर भी पढ़ेंगे, वहाँ आपने एक चीज़ पढ़ी थी जी स्कीम के अंदर, कि जब लाइट पड़ती है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो लाइट जब पड़ती है और रिलीज होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भला कहाँ से आते हैं। तो ये अभी हमने इसके हेड के अंदर पढ़ा था कि भाई एक सेंट्रल मैग्नीशियम एटम जो है वो मौजूद होता है। ये सेंट्रल मैग्नीशियम एटम जो है ना बच्चे, इनके ऊपर, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट मैग्नीशियम एटम एब्जॉर्ब करता है। और मैग्नीशियम आपको पता है ग्रुप नंबर 2 में है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये जो मैग्नीशियम एटम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नीशियम एटम में से निकलते हैं। तो मैग्नीशियम एटम के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अच्छा जी, बात आगे बढ़ाते हैं। तो हेड के बाद अब बारी है क्लोरोफिल के टेल्स की। क्लोरोफिल का हेड जो है वो एक ही था, लेकिन क्लोरोफिल की जो टेल्स हैं वो 2 होती हैं। एक छोटी टेल होती है, एक लंबी होती है। तो 2 साइड चेन्स हैं क्लोरोफिल की जो एक्ट करती हैं एज अ टेल्स। उनके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ज़्यादा बात नहीं है। तो स्ट्रक्चर में एक जो साइड चेन है वो लॉन्ग चेन फाइटोल की बनी होती है। एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग चेन है ना वो बनी होती है फाइटोल की। आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि लॉन्ग चेन, लॉन्ग टेल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज व्हाट, ठीक है, पोरफायरिन है, पायरोल है, वो फाइटोल है, वो मिथाइल एस्टर है, क्या चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेल्स के अंदर जो लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग टेल है, दैट इज़ फाइटोल इन नेचर। अच्छा, और जो दूसरी साइड है या दूसरी जो टेल है वो शॉर्टर होती है, और वो मिथाइल ईस्टर इन नेचर है, यानी ईस्टर बॉन्ड होता है और उसके साथ जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो एक साइड पे अटैच्ड है, मिथाइल ईस्टर। थोड़ा सा याद करवा दूं, ईस्टर बॉन्ड क्या था। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसके एक साइड के ऊपर कार्बन के यहाँ पे O, और उस O के साथ जो है वो कोई और कार्बन जो है वो अटैच्ड हो, कोई मिथाइल अटैच्ड हो या कोई और चीज़ हो। ये कार्बन इधर किसी और साइड ग्रुप किसी और के साथ जो है वो फिक्स हो सकता है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। बाकी पार्ट को देखें तो COO, अगर इसको शॉर्ट करके देखें तो COO, और उसके साथ यहाँ पे कोई कार्बन वाला पार्ट जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम मिथाइल या अल्काइल जनरल कह रहे हैं, खाली R भी कह सकते हैं, मैंने डैश लगा दिया। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है, या ईस्टर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो जो मिथाइल ईस्टर है ना, उसमें ये जो R है, इस R की जगह जो है वो लगा होता है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ईस्टर है, ये शॉर्टर चेन है। अब आप देख लें यहाँ पे, यही जो मैं आपको बता रहा था कि COO, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप में ये कार्बन और उसके 2 ऑक्सीजन हो गए, और तो ये बन गया CO2। और उसके साथ अगर आप मिथाइल, क्योंकि मिथाइल एस्टर इसको हम बोल रहे हैं, शॉर्टर चेन को मिथाइल एस्टर, तो CO2 हो गया, ये एस्टर वाला पार्ट, और उसके साथ
मिथाइल लगा हुआ है तो इसको हम मिथाइल एस्टर कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ आर है उसकी जगह CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये मिथाइल एस्टर कहलाएगा। ये शॉर्टर चेन है। ये आपको नज़र आ रहा है वो CO2 CH3, ये शॉर्टर चेन है, ये मिथाइल एस्टर वाली चेन है। और जबकि ये लॉन्ग चेन जो है हाइड्रोकार्बन वाली, ये लॉन्गर चेन है जो फाइटोल की बनी होती है। तो दो टेल्स हैं, एक फाइटोल और एक मिथाइल एस्टर। अब अगली जो हेडिंग है, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसमें जो चीज़ें डिस्कस करनी थी मैं आपको डिस्कस कर चुका, तो आपके नोट्स के अंदर मौजूद है, आप इसको बाद में और डिटेल से देख सकते हैं। अब जिस तरह हमने हेड की नेचर की बात की थी कि हेड जो है वो वाटर लविंग है, इस तरह हमने टेल की नेचर को भी देखना है, टेल किस तरह की है। तो हेड के मुकाबले में जो क्लोरोफिल टेल है ना, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या ख़ास है कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है? तो चूंकि ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, साइड चेन्स भी होती हैं और चीज़ें भी बाज़ अवत अटैच हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो जो इसकी टेल्स हैं वो, और स्पेशली जो फाइटोल वाला पार्ट है, वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन टेल है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो वाटर और फोबिक हीटिंग। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हीटिंग, जो वाटर को रिपेल करता हो या वाटर से रिपेल होता हो, वाटर से दूर भागता हो, वो हाइड्रोफोबिक है। तो आपने याद रखना है कि जो हेड था वो हेड जो है वो वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, जबकि टेल्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं। नेक्स्ट जो है वो फंक्शन की बात कर लें कि क्या फंक्शन है टेल का। हेड हमने देखा कि वो वाटर जो लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है वो हेड है क्लोरोफिल का, लेकिन जो टेल्स हैं क्लोरोफिल की, ये क्या काम करती हैं? तो ये एम्बेडेड हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ, और ये सर्व करती हैं एंकरिंग ऑफ क्लोरोफिल टू द मेम्ब्रेन। जारी ये टेल्स है ना, जिस तरह एक किसी और बॉडी, एक आप देख लें एक प्लांट की जो रूट्स हैं, वो रूट्स जो हैं उसको सॉइल के अंदर या सरफेस के अंदर उसको पकड़े हुए हैं, एंकर किए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं। ऐसे ही ये जो टेल्स हैं क्लोरोफिल मालिक्यूल की, ये भी एंकरिंग का काम करती हैं। एंकर कहते हैं फिक्स करना, लगाना, बांध देना। तो बांधने का, एंकरिंग का, फिक्सिंग का काम करते हैं। क्लोरोफिल का मालिक्यूल मेम्ब्रेन में फिक्स हो जाता है, जबकि लाइट, और ये अंदर की तरफ होती हैं, जबकि जो हेड है लाइट एब्जॉर्ब करने वाला पार्ट है वो सरफेस की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। तो ये क्लोरोफिल का पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो है वो कैरोटीनॉइड्स हैं। कैरोटीनॉइड्स ये दूसरी टाइप है फोटो पिगमेंट्स की या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। तो सबसे पहली जो हेडिंग है इनसे मुताल्लिक वो इंट्रोडक्शन की। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये टर्पिनाइड लिपिड्स हैं। चैप्टर नंबर 2 जो था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर लिपिड की एक टाइप्स मौजूद हैं, उनमें से आप पढ़ के आए हो टर्पिनाइड लिपिड्स। तो जो टर्पिनाइड लिपिड्स हैं ये कैरोटीनॉइड्स बनाते हैं। तो केमिकली जो कैरोटीनॉइड्स हैं दे आर टर्पिनाइड लिपिड्स, और ये डिफरेंट कलर्स के कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कुछ येलो के हैं, कुछ ऑरेंज के हैं, रेड हैं, ब्राउन है, और कुछ और कलर्स के भी होते हैं। कॉमन यही है। इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और स्पेशली जो ब्लू वायलेट रेंज है, ब्लू से लेके वायलेट तक, उस लाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये लाइट एब्जॉर्ब करके ये फिर क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो मेन लाइट को एब्जॉर्ब करके पास ऑन करना है। ये हेल्प करते हैं बेसिकली क्लोरोफिल ए को, इसलिए क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और ये जो बाकी कैरोटीनॉइड्स हैं और क्लोरोफिल बी है, ये एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाते हैं। मेन जो है वो क्लोरोफिल ए है। इनका काम है लाइट एब्जॉर्ब करके आगे पास ऑन कर देना। तो ये जो है लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहें, ऑब्जर्व करना चाहें अपनी नेकेड आई से, तो ये लीफ फॉल के टाइम पे आपको नज़र आ सकते हैं। उससे पहले जो लीफ फॉल में कलर आना शुरू हो जाता है, आपको पता है पत्तों गिरने से पहले उनका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं, ऑरेंज, रेड, ब्राउन। उसकी वजह के जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल ए है, और साथ क्लोरोफिल बी जो है वो भी ज़रा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्लोरोफिल बी वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो ये फिर जो कैरोटीनॉइड्स हैं, ये जो कैरोटीनॉइड जो है वो ज़्यादा अबंडेंट हो उसकी अपीयरेंस आ जाती है। तो लीफ जो है वो कलर उसका ग्रीन नहीं रहता, कोई और कलर आ जाता है। तो उसकी वजह क्लोरोफिल का एक तो कम हो जाना, और इन कैरोटीनॉइड्स का जो है वो वाज़े हो जाना, क्लियर हो जाना, ऑब्वियस हो जाना। तो आप इनको
देख सकते हैं। फिर ये फ्लावर्स के अंदर भी पाए जाते हैं, फ्लावर्स को कलर देते हैं। फ्रूट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, फ्रूट्स को भी उनका कलर देते हैं। तो लीव्स में भी हैं, फ्लावर्स में भी हैं, फ्रूट्स में भी हैं। लीफ में इनका काम है फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट को एब्जॉर्ब करना और क्लोरोफिल ए की हेल्प करना। फ्लावर्स में इनका काम है फ्लावर को स्पेसिफिक कलर देना। फ्रूट्स में भी इनका काम है फ्रूट को स्पेसिफिक कलर देना ताकि वो अट्रैक्शन हो सके। फ्लावर को कलर इसलिए देना ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए, और फ्रूट को कलर इसलिए देना कि फ्रूट जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके सीड डिस्पर्सल के लिए। नेक्स्ट जो हेडिंग है नंबर 2 के ऊपर कैरोटीनॉइड्स पे इंट्रोडक्शन के बाद वो इनकी टाइप्स हैं। तो यहाँ इनकी 2 टाइप्स हैं कैरोटीनॉइड्स की, उनमें कैरोटीन्स हैं और ज़ैंथोफिल्स हैं। 2 टाइप्स कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। तो सबसे पहले कैरोटीन्स की बात कर लेते हैं। जो कैरोटीन्स हैं ये ऑरेंज और रेड पिगमेंट्स हैं, ऑरेंज और रेड पिगमेंट, और ये आइसोप्रिनाइड यूनिट्स के बने होते हैं। आइसोप्रिनाइड केमिकली आइसोप्रिनाइड यूनिट्स हैं। लिपिड जो है आइसोप्रिनाइड लिपिड उसके बने होते हैं। जिस तरह प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से बनी होती हैं, ऐसे ही जो कैरोटीन्स हैं और कैरोटीनॉइड्स पूरे के जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये सारे ही आइसोप्रिनाइड से बने हैं। कैरोटीन भी और ज़ैंथोफिल के बारे में आप पढ़ोगे, ये दोनों ही आइसोप्रिनाइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और ये तमाम फोटोसिंथेटिक जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर भी हैं और एल्गी के अंदर भी हैं। अब कैरोटीन्स के अंदर जो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, मतलब मोस्ट कॉमन जो है वो कैरोटीन बीटा है। ठीक है, कैरोटीन बीटा कैरोटीन या कैरोटीन बीटा ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा और भी हैं। अब दूसरे नंबर पे जो कैरोटीनॉइड की टाइप है वो ज़ैंथोफिल्स हैं। ज़ैंथो जो है ये येलो इन कलर होते हैं। ज़ैंथो का लफ्ज़ी मतलब ही येलो होता है। तो ज़ैंथोफिल्स जो हैं येलो इन कलर हैं और ये भी आइसोप्रिनाइड यूनिट के बने होते हैं। जैसे मैंने कहा ऊपर कैरोटीन्स जो हैं, कैरोटीन्स भी आइसोप्रिनाइड यूनिट्स के, और ये जो ज़ैंथोफिल है ये भी आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स के मिलके बने होते हैं। बेसिक इनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एक ही है। इनमें एग्जांपल देखें तो ज़ैंथोफिल के अंदर एक एग्जांपल लियोटीन की है। लियोटीन जो है वो ज़ैंथोफिल के अंदर मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द येलो कलर ऑफ फोलिएज इन ऑटम। फोलिएज पत्तों को कहते हैं, लीव्स को कहते हैं। जो लीव्स हैं खा प्लांट के ऊपर लगे हों या गिरे हों, लीव्स को कलेक्टिवली फोलिएज का नाम भी दिया जाता है। तो ऑटम के अंदर यानी ख़िज़ां में जो पत्ते जर्द पड़े होते हैं, येलो पड़े होते हैं, तो उनका जो येलो कलर है वो ल्यूटीन की वजह से है, और ल्यूटीन एक मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स है। ये नेक्स्ट हेडिंग है कि इन कैरोटीनॉइड्स का क्या फंक्शन है। ऑलरेडी ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। क्लोरोफिल जो है ये भी क्लोरोफिल बी भी एक्सेसरी पिगमेंट है, और जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये भी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है। तो इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और हाथ बटाना, हेल्प करना क्लोरोफिल ए की, और साथ ही क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करते हैं। सोचो अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए होता तो सारी की सारी लाइट जो है वो क्लोरोफिल ए के ऊपर पड़ती, तो उससे क्लोरोफिल ए जो है वो डैमेज हो सकता था ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने से। अब क्या है कि थोड़ा सा काम तकसीम हो गया है, तो जो मेजर पोर्शन है लाइट का वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत सारी लाइट जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करके थोड़ा थोड़ा करके उस एनर्जी को पास ऑन करते हैं टू क्लोरोफिल ए। तो दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम एक्सेस ऑफ लाइट, क्योंकि वो भी तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ये ऑलरेडी मैं आपको बात ऊपर बता चुका कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये पाए जाते हैं फ्लावर्स के अंदर भी। फ्लावर्स के अंदर इनका काम जो है वो पोलिनेशन का है, और जो फ्रूट्स के अंदर इनका काम जो है वो सीड डिस्पर्सल का है, ताकि बर्ड्स को अट्रैक्ट करें और बर्ड्स सीड डिस्पर्सल में हेल्प करें। और फ्लावर्स के अंदर ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, ताकि इंसेक्ट पोलिनेशन जो है वो पॉसिबल हो सके। तो इसके साथ ही लेक्चर जो वो एंड हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।